जानवर ये पढ़ेंगे। जय प्रक्रम अध्याय नंबर 6। क्लास कौन सा है? 10th का है ना? मालूम है कि नहीं कि 10th का है कि 9th का है? जय और प्रक्रम ब्रीफ रिवीजन पढ़ेंगे। ब्रीफ रिवीजन ठीक है एकदम फटाफट कि जय प्रक्रम क्या है। जय प्रक्रम क्या है बताओ। बताओ दो बात। जय प्रक्रम क्या है बता देवियो। श्वसन। हाँ श्वसन। श्वसन सांस लेने को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जय प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है प्रक्रम ठीक है अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण का मतलब उनकी संख्या बढ़ाने। हाँ बचाने के लिए, उनको जीवन देने के लिए, संख्या बढ़ाने के लिए नहीं। हाँ अब बचे रहेंगे तो संख्या भी बढ़ जाएगी, अदरवाइज तो घट ही जाएगी फिर। ठीक ठीक है ना। तो उसी को जय प्रक्रम कहते हैं। जय प्रक्रम के कुछ मुख्य भाग हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य भाग क्या है? क्या है? जैसे पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। ठीक है ये 4 है। क्लियर है ना? ठीक अब यू यहाँ से हट जाता है। अच्छा यहाँ आ गया हो गया। चल ठीक है। अब यहाँ देखो कि पोषण क्या है। पोषण क्या है भाई? पोषण क्या? भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग भी पोषण कहलाता है। ठीक है पोषण क्या है कि भोजन को ग्रहण करो, उसको पचाओ और उसका जो है स्वांगीकरण करना यानी कि रस को शरीर में ले लेना ही पोषण कहलाता है। ठीक है पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूह में बांटा जाता है। जो पोषण क्या, तो अगर पूछा जाए जीवों को कितने आधार पर बांटा जाता है तो किसके आधार पर? पोषण के आधार पर 2 प्रकार से बांटा जाता है। एक को स्वपोषी कहते हैं और एक को क्या कहते हैं? विषम पोषी कहते हैं। स्वपोषी का मतलब क्या होगा? स्वपोषी का मतलब स्वयं बनाते हैं। जो भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं और जो भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उन्हें विषम पोषी कहते हैं। यानी कि अन्य जीवों को खाकर जो जीवित रहते हैं या फिर अन्य जीवों से जो पोषण प्राप्त करते हैं या भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें जो है विषम पोषी कहेंगे। ठीक है या फिर हम ये कहें स्वपोषी। हरे हरे पौधे होगा कि नहीं होगा, या वनस्पतियां, ये सभी स्वपोषी। ठीक आगे फटाफट एकदम फास्ट रिवीजन। इससे भी फास्ट होगा क्या? परिभाषा क्या है? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैविक पदार्थों जैसे CO2 अजैविक पदार्थों से जिनमें जीवन नहीं है उन पदार्थों को ग्रहण करके अपना भोजन तैयार कर ले। जैसे CO2 पानी सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है जैसे कि हरे पौधे। ठीक है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या फिर वे जीव जो अकार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं या अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। क्या मनुष्य हवा और CO2 और पानी, इसको जो है मतलब हवा में CO2 ना लो, ऑक्सीजन ले लो, हवा पानी और सूर्य के प्रकाश पर जीवित रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता। उसे भोजन की आवश्यकता है यानी कि जीव की आवश्यकता है। जीव माने वो चाहे हरे पे खाए और चाहे हरों को खाने वालों को खाए। ठीक है ना। फिर आता है विषम पोषी। विषम पोषी का पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। उदाहरण मानव और अन्य जीव। उदाहरण मानव हम लोगों ने पहले रख दे कि भैया तुम जो है ठीक आदमी ना हो, तुम जो है जीवों को खाने वाले जीव हो। और हम लोग कहते हैं हम लोग भक्ति करें, चलो टन टन टन। भक्ति नहीं भैया, जीव खा रहे हैं। ईश्वर का अंश जो है प्रत्येक जीव में ईश्वर है कि नहीं? पेड़ पौधों में है कि नहीं? हम लोग बड़े चाव से खा जाते हैं। हाय रे पाप हो गया। हवा पानी खाया करो, चक्कर ना पड़ो। स्वपोषी पोषण हम लोग देख चुके हैं। स्वपोषी पोषण में जो है जो स्वपोषी पोषण होता है, इस पोषण में भोजन निर्माण की प्रक्रिया या भोजन कैसे बनता है, ठीक ना? कैसे बनता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनता है। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों का ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। बाहर से प्राप्त पदार्थ लेता है और उनको ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। ये पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? CO2 हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल H2O के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य की प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिया। ध्यान रखना है कि
कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, किसकी उपस्थिति में? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, ठीक है। और साथ ही साथ किसके? क्लोरोफिल के द्वारा होती है, ठीक है। यहाँ जो है क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये जल है, या क्लोरोफिल, और सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तब जाके ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। क्लियर है ना। और जो है हमें ये क्या मिल गया? उत्पाद मिल गया, कार्बोहाइड्रेट मिल गया। साथ ही साथ क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऊपर की ओर ऑक्सीजन रिलीज होती है और H2O बनता है, ठीक है। 6H2O बन जाता है। क्लियर है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, बहुत बढ़िया पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संपन्न होने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? कच्ची सामग्री, जैसे आलू भुजिया बनाओ, आलू भुजिया नहीं बनता, आलू भुजिया बनता है क्या? आलू टमाटर। तो कच्ची सामग्री क्या हुआ? हम दो छोटे छोटे मतलब 2 आलू के पीसेस, आलू लेंगे, उनको छीलने के बाद स्लाइसेस में काटेंगे, है ना, पीसेस में काटेंगे। और स्लाइस माने होता है गोल कटना, उसको पीसेस में कट करेंगे। और टमाटर को पीस में कटे स्लाइस में, टमाटर में मचा लेके डाल दो, ये सब तो गली नहीं चाहे कुछ डाल दो, लेकिन मजा नहीं दिखा मुझे। चलो, सूर्य का प्रकाश क्या क्या होना चाहिए? एक तो सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और जल की आवश्यकता होती है। क्लियर है। तब जाके संपन्न होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। क्या क्या हो जा रहा है भाई? क्या क्या हो रहा है? तो क्या क्या हो रहा है? देखो, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ठीक है। क्लोरोफिल जो होता है वो प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित करता है। उसके बाद प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। अब ये रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना, ठीक है। जल अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देना है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो किस में बदल जाती है? कार्बोहाइड्रेट में बदल जाती है। क्लियर है ना। ठीक, पॉइंट लिख सकती हो, पॉइंट लिख सकती हो। उतार दो, कहा थके जा रहे हो तुम। आपने बोला ना लिखने के लिए कॉपी तो निकालनी अच्छा, तब याद आया ना। नहीं, अभी लिखने के लिए नहीं बोला, ये कह रहे हैं कि क्या इसको पॉइंट वहां लिख सकती हो परीक्षा में, या फिर तुम यहाँ लिखोगी तब जाके लिख पाओगी, ये कहना है। लिख लो, वहां याद रहेगा। मुझे नहीं लगता, तुम तो भूल तुरंत ही जाती है। नहीं, तुम नहीं बोलते, तुमको याद रहता है कि हम 10 बजे काम कर लेंगे आके, ठिचुक ठिचुक। वही याद रहता है। अभी नोट नहीं करो, हमारे पास नोट्स हैं, भेज दूंगा, लेकिन तुम लोग पढ़ लेना। पढ़ते नहीं हो इसलिए नहीं भेज रहा हूँ। ये नहीं पढ़ती? अरे बताओ, तुमने पढ़ा? तुमने भी नहीं पढ़ा, तुमने भी नहीं पढ़ा, तुमने सारे नोट्स खत्म किए? एक इतने दिनों में एक? अरे बोलो, इतने दिन तुमने क्या किया? इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, फेसबुक चलाया हमने, इंस्टाग्राम भी चलाया, मन नहीं भरा तो फिर रील भी बनाई हमने। कहते बोर्ड का क्या इस बार आया है, अगले बार भी आएगा, कौन सा वहां दूर जा रहा है कि नहीं? 2026 में बोर्ड, 27 में फिर बोर्ड आएगा, है कि नहीं? कहते और हम कहते मैं बेवफा नहीं, मैं इस बार भी हूँगा साथ तेरे, मैं अगले बार भी हूँगा साथ तेरे। चलो अच्छा, पढ़ते रहो, ऐसी दशा नहीं लाना है। बोर्ड के साथ हमेशा स्टूडेंट को बेवफाई करनी पड़ती है कि इस बार है बच्चा, अगली बार तुम्हारे साथ ना होंगे, हम होंगे फर्स्ट ईयर के साथ और उसके बाद इंटर के साथ, ठीक ना। हाँ, टेंशन ना लो, पढ़ा करो बढ़िया से, अपने आप पढ़ा करो। हम इतना बढ़िया नहीं पढ़ा पाएंगे जितना बढ़िया तुम लोग पढ़ लोगे। हम तो खाली क्या करें, बातें छोंक सकते हैं ऐसे। चलो, व्हाट इज रंध्र? रंध्र क्या है? स्टोमेटा। रंध्र क्या होते हैं? रंध्र जानते हैं? रंध्र जो होता है वो कोशिका में छिद्र होते हैं, छिद्र छेद, जो कोशिकाओं में छेद होते हैं वो रंध्र कहलाते हैं। जैसे हम लोगों के ऐसे त्वचा में देखो,
और इन रंध्रों से क्या होता है, जो तापमान होता है, शरीर के जो रंध्र होते हैं ये तापमान को संतुलित करते हैं। जैसे जब ज्यादा गर्मी होती है तो क्या होता है, पसीना निकलता है, ठीक है ना, तो वो पसीना को निकाल कर अंदर के तापमान को, ज्यादा जो ताप बढ़ रहा है उसको कम करते हैं, ठीक है। ऐसे वाष्पोत्सर्जन इनमें होता है। पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र जो छिद्र पाए जाते हैं उन्हीं को रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हीं को रंध्र कहते हैं। देखो लिखा गया है, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य क्या है, ये तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना कि रंध्र के प्रमुख कार्य क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। आदान और प्रदान, लेना और देना। लेना कौन सी गैस को, कौन सी गैस को लेना, पत्ते पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। हम पिटा दे वो सबको, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सी गैस प्रदान करते हैं, देते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तुम लोग ऐसे भुला जाते हो। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकाल दिया जाता है, कि जब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है तो उसमें जो जल वाष्प निकलती है, ठीक है, जल वाष्प ये इन्हीं रंध्रों के माध्यम से बाहर निकाल दी जाती है, जिससे पौधे का तापमान संतुलित रहता है, ठीक है। ये जो है क्या है, ये आकृति है, ठीक है, ये आकृति है। इस तरीके से बनाना सीख लेना, ठीक। सीखियो कि ना सीखियो, तो गुरु जी आपको नहीं सीखियो, है ना। खुलते और बंद होते हैं, ठीक है, खुलते और बंद होते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा थोड़े खुले रहेंगे, नहीं तो फिर हमेशा वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, पौधा ठंडा जाएगा, और ठंडा गया तो फिर क्या होगा, मर जाएगा बेचारा, ठीक। चलो अब देखो विषमपोषी, विषमपोषी जीव, मुटका ले लो थोड़ा सा मुटका। विषमपोषी जीव और विषमपोषी जीवों के प्रकार अलग अलग हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना, ये कई प्रकार के हो सकते हैं। सपोषी जीवों में भी कुछ उत्पाद है, अपवाद है, जैसे कि घटपड़े जो जीवों को खाने वाला पौधा है कि नहीं। तो यहाँ प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण का मतलब क्या, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, ठीक है। इन्हीं को कहते हैं प्राणी संपोषण पोषी, ठीक है। जो जीव जंतु किसी भोजन को ग्रहण करते हैं और उनका संपूर्ण खाद्य पदार्थ का पाचन शरीर के अंदर ही होता है, उन्हें कहते हैं, ठीक है, प्राणी संपोषण पोषी, ठीक है। क्लियर हुआ। जैसे इन्होंने कहा अमीबा और मानव, अन्य भी हो जाएंगे। फिर मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण मतलब ऐसे जीव जंतु जो मृत यानी कि मरे हुए जीवों पर आश्रित रहते हैं, ठीक है, मरने के बाद ही उनका जो पोषण वो प्राप्त करते हैं। मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे फफूंदी और कवक, ठीक। देखा है ना कि जब कोई पदार्थ है, जैसे अचार में फफूंदी लगती है, यानी कि अचार जब खराब होने लगता, सड़ने लगता तो उसमें फफूंद लगती है, और जब नहीं सड़ता है तो फफूंद नहीं लगती, यानी कि अब वो पोषण प्राप्त करने लगा, ठीक है। अभी बड़ा जल्दी, ठीक। परजीवी पोषण, परजीवी क्या है, परजीवी जो दूसरे जीव पर आश्रित रहे, वो क्या कहलाएगा, जुए वाले, है कि नहीं, जुआ। और जुआ की बहन लेक, उसकी पत्नी भी हो सकती है। अमरबेल, अमरबेल जानते हो तुम लोग, हाँ, पेड़ पर जो, हाँ, अगास मौड़ी है, अगास मौड़ी नाम सुने हो ना, हाँ, गाँव में है ना, है अगास मौड़ी। इधर सिद्धार्थ होटल के सामने है। अच्छा, और फीताकृमि, पीतल, हाँ, फीताकृमि चुटिया होता है। वालों तो, चुटिया वालों, हाँ, पेट में कीड़े भी होते हैं, व्यक्ति के अंदर होते हैं, हाँ, पेट में कीड़े नहीं होते, हलैया होना ज्यादा, अच्छा, हाँ, ठीक, तो वो भी होते हैं, है ना, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया। लिख सकते हो कि प्राणी संपोषण क्या है, विषमपोषी पोषण जब
डिफाइन करना है तो बताएंगे विषमपोषी पोषण क्या है, फिर विषमपोषी पोषण के प्रकार कितने हैं उनको लिखना है, इसके बारे में ये लिखना है। एक ये वन लाइनर होगा पूरा होगा तो फिर 4-5 नंबर में होगा। अगर ये कहे विषमपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं और नंबर 4, 5, 6 जो भी नंबर का हो तो फिर इसको पूरा लिखेंगे। पहले विषमपोषी पोषण की परिभाषा, फिर इसके प्रकार लिखेंगे, प्रकार में ये सारे लिखेंगे, फिर इनको डिफाइन करेंगे, फिर इनका एक एक उदाहरण लिखेंगे। आपका 5 से 6 नंबर का बन जाएगा। ठीक है, चले तुम लोग बोलते हो तो अब ज्यादा नहीं बोलना। ठीक, ये देखो योगा अमीबा में पोषण। ठीक, आया नहीं, अमीबा में पोषण क्लियर है। ये इसका केंद्र है। अमीबा की आकृति कैसी होती है? चाहे जैसे बना दो, कुल मिला के वो अमीबा ही होएगा। ठीक है, वो अमीबा ही होएगा। ये किसी भी पदार्थ को किस तरीके से जो है अंतर ग्रहण करता है, ठीक है, वो यहाँ पर दिखाया गया है कि भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है। ये जैसे इसी तरीके मान लो ये ऐसे है और इसको यहाँ भोजन दिख गया तो ये फिर क्या करेगा, तो फिर ये ऐसे बनाएगा, वो मुंह बना देगा ऐसा करके। ठीक है, ये भोजन कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, फिर ये धीरे धीरे यहाँ खिसकेगा, तब ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, फिर ये धीरे धीरे ऐसे करेगा, फिर कहेगा बंद करिए, बंद करेगा, फिर ये अंदर जो है इसका पाचन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्लियर है। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। ठीक है, फिर देखो इस तरीके से ये यहाँ जो है इसका पोषण हो जाता है। ठीक, बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। जैसे बेर खाते हैं हम लोग, बेर खाया, बचा हुआ उसमें पदार्थ कुछ होता है, गुठली होती है, बीज होता है, तो कर दिया। ये भी अपना क्या करता है, ये भी अपना जो है इसी तरीके से पदार्थ को जो है यहाँ जैसे जो लगा था यहाँ पदार्थ, ये तो अपने इसने चूस डाला इसने, फिर धीरे धीरे इसको फिर यहाँ ले आएगा, खिसकाएगा, फिर इसको जो है बाहर निष्कासित कर देगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, अब उसके बाद जो है पैरामीशियम पश्चात से करता है। कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। तो ये कहीं से भी वो जो है उसके लिए एक विशिष्ट स्थान बना हुआ है। जैसे हम लोग मुख डब्बा ऐसा कर दिया, खा गया आइसक्रीम टपाटम एकदम बढ़िया से, कहते धड़ल लेते हैं ना, धड़ल लेते आइसक्रीम खा रहे हैं जुटे, कहे एक और ले आओ, मजा नहीं आओ। अरे आइसक्रीम से याद आया मैं, फिर चॉकलेट आदमी खाते हैं, हमको चॉकलेट याद आई आज इतने दिन बाद। बहुत बढ़िया, अभी बाद में उड़ाएंगे, लेकिन बाद में उड़ाना कल तो इतने दिन बाद इतने। अरे चॉकलेट देखने के बाद कहाँ किसी से रुका जाता है। हाँ, ये बात सही है। जैसे तुम लोग हो, जैसे ऐसे कर रहे हो, कौन कर रहा है, किसका मन कर रहा है खाने का? डेयरी मिल्क बहुत बढ़िया लगती है, मजा आ जाता है ना। इमली वाली चॉकलेट आती है, नहीं आती, खट्टी खट्टी एकदम बढ़िया, मजा आ गया। अच्छा सब कुछ है। प्रभु की जय। ये खटखट नहीं, खटखट नहीं है, क्या है, खटखट किटकैट है। अच्छा सर, कल दी थी, अभी खाई नहीं आपने? अरे खाई है तो आप खा लीजिए, यहाँ जरूरी थोड़ी ना है। ऐसा नहीं होता, तुम थोड़े अलग किस्म के बात। जसम तुम तथम हम स्वाहा। बोलो श्री राधे की जय हो। वाह, हमको ज्यादा ऐसा मिल गया। वाह, मनुष्य में पोषण, अंतर्ग्रहण, ठीक है, अंतर्ग्रहण, उसके बाद पाचन, फिर अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है और फिर बहिक्षेपण होता है। ठीक है, इसी क्रम में जो है मनुष्य में पोषण प्रक्रिया चलती है। ठीक है, और जो अंतर्ग्रहण जो है भोजन का अंतग्रहण, जो का लिखो भाई, भोजन का अंतग्रहण। अच्छा, अंतःग्रहण होना चाहिए, अंतःग्रहण होना चाहिए। अंत माने तो समाप्त हो गया, अंतःग्रहण होना है मुख से। अब ये लिखेंगे कि भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है। ठीक, भोजन का पाचन
मुख से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो है वो छोटी आंत में उसका पाचन होता है। ठीक, क्लियर है कि नहीं है? जिह्वा माने जीव होता है। लार ग्रंथियां, यह जो लार ग्रंथियां किस पदार्थ का उत्सर्जन करती हैं? हम्म? क्या कहते हैं भाई इसको? एमिलेस, एमाइलेस है ना, टाइलिन नामक पदार्थ का उत्सर्जन करती है, जिसे एमाइलेस कहते हैं। जैसे जैसे क्लियर है? तो मुख से अमाशय तक भोजन ग्रिस्का की क्रमांक सिंचन द्वारा ले जाया जाता है। जो ग्रिस्का वगैरह है ये हमारा आहार नाल होती है। जो अमाशय जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेट कहते हैं, अमाशय में भोजन जाता है और वहाँ जो है रसों का मिश्रण होता है, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, वो मिलता है और वो भोजन को जो है जीवाणु रहित करता है, पाचन में सहायक होता है। ठीक है, ये हमारा जो है पूरा पाचन तंत्र। क्या है ये? पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र, पाचन तंत्र है। ठीक है, इस सिस्टम को एकदम रट्टा मार लेना है, याद कर लेना है। पूछा भी जाता है कि पाचन तंत्र का चित्रांकन कीजिए। ठीक है, चित्र नाम अंकन नहीं, चित्र नामांकन कीजिए जब, और ये अच्छा खासा नंबर में आ जाता है। ठीक है, या तो फिर ये कहेगा सचित्र वर्णन कीजिए, साचित्र वर्णन कीजिए, उसका चित्र बनाना है और उसके बारे में लिखना भी है। लेकिन चित्र नामांकन कीजिए तो फिर सिर्फ चित्र बनाना है और नामों को लिखते हुए चले जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं और बढ़िया से नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, नंबर मिल जाएंगे। क्लियर है ना? ये है ग्रसिका, ये है आहार नाल। क्या है? आहार नाल है। बताना पड़ेगा, सब समझा दीजिए। पहले जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, यानी कि भोजन को लेना, तो मुख हो जाएगा, दांत इसको चबाने के लिए होते हैं, और जो जीभ है ये क्या करती है? ये जलाती है, गलाती है। हाँ, वो जीभ के द्वारा लार ग्रंथियां वगैरह हमारे पाई जाती है, उसके स्वाद भी इससे लेते हैं, टेस्ट की कौन सा भोजन लेना है, कौन सा नहीं लेना है। ठीक है, तो ये भी है। और लार ग्रंथियां हैं जो लार का श्रावण उत्सर्जन करती है। क्या करते हैं? उत्सर्जन या श्रावण करते हैं, जिसमें हमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या? एंजाइम, जिसे हम लोग टाइलिन या एमाइलेज कहते हैं। ठीक है, और वो एंजाइम्स जो है हमारे भोजन में क्या होते हैं? मिक्स होते हैं, जो कि उसको पाचन में सहायक होते हैं। ठीक है ना, सहायक होते हैं। फिर उसके बाद जो है ये ग्रसिका के माध्यम से आहार नाल से होते हुए, और ये ऐसे जो लीवर के पीछे से लगी है। ठीक है, आहार नाल, और यू पेट में आ गई, पेट में भर हुआ के। ठीक, यही जो है पित्तरस, ये देखा ये तुम लोग जानते ही नहीं हो। फिर ये पित्तरस है, पित्तरस का उत्सर्जन करता है, जो कि इसमें मिलता है। जैसे कभी कभार देखा होगा कि खट्टी खट्टी डकारें आने लगती, तो जब पित्तरस ज्यादा उत्सर्जित हो जाता है तो डकारें खट्टी आने लगती है। ठीक है, जब हम लोग भोजन कैसा ग्रहण करते हैं, ज्यादा तला भुना तीखा खाते हैं, तो फिर उसको बचाने के लिए जो है तभी तो डकारें आती है, क्योंकि तब पित्तरस ज्यादा निकलता है। ठीक है, फिर जो है वो फिर ठीक, क्लियर है ना? हाँ, ये पित्त नली है, ये पित्त नली, यही से इसमें आके मिक्स हो जाता है। ठीक, और ये क्या करता है? ये बहुत तीखा होता है, हार्ड भी होता है, जो कि जीवाणु, भोजन में जो अन्य बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, तो उनको ये क्या करता है? खत्म करता है, बैक्टीरिया रहित करता है। ठीक है, नाखून बड़े नहीं रखने चाहिए, बैक्टीरिया रहित तो यही सही से करो खूब, कितो धुइयो बैक्टीरिया योग नहीं चल पाए, मजा आ गया। ठीक, आवाज आग्नेयाश है, जिसको बोलते हैं, ये पत्ती के आकृति का एक पार्ट होता है शरीर के अंदर। ठीक है, पैंक्रियास वो। ठीक, और क्षुद्रांत, फिर यहाँ जो है ये क्या होती है? छोटी आंत होती है। क्या होती है? छोटी आंत, जिसकी लंबाई बहुत बड़ी होती है। और यहाँ जो है जो भोजन का अधिकांश हिस्सा कहाँ पाचन होता है? छोटी आंत में ही पाचन होता है। छोटी आंत के अंदर उंगली नुमा संरचना पाई जाती है। ठीक है, रोम्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो भोजन
में रस होता है उसका क्या करते हैं, निचोड़। निचोड़ लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं, और उसके बाद वेस्ट भोजन जो हमारा बचता है वो बढ़िया में चला आता है। ठीक है, यहाँ से वो जो है पाचन वगैरह नहीं होता, और उसके बाद जो है गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो इतना जो है आप लोग लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, आराम से लिख लो। मान लो 5, 7 नंबर, 8 नंबर पक्के। कितने नंबर का आता है तुम्हारे में? बड़ा क्वेश्चन है कोई? लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें? काहे का है ये? यहाँ अमाशय जो है, ठीक है, अमाशय से कुछ रसों का उत्सर्जन होता है, जिनका उत्सर्जन जठर ग्रंथियां करती है, जैसे पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और फ्लेग्मा। ठीक है, तो पेप्सिन का काम क्या होता है? पेप्सिन का काम क्या होता है? पाचक एंजाइम ये होता है। पेप्सिन जो है ये क्या है? ये पाचक एंजाइम है, जो करता क्या है? प्रोटीन को पचाने का काम करता है। पाचक एंजाइम जो है, और ये किससे होता है? पेप्सिन से निकलता है, जठर ग्रंथियां इसका उत्सर्जन करती है। ठीक है, जो पेप्सिन इसका नाम होता है, जठर ग्रंथियां पेप्सिन नामक एंजाइम का उत्सर्जन करती है। ठीक है, और ये क्या करता है? प्रोटीन को पचाने का काम करता है। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, ठीक है, तेजाब, तो उसका उत्सर्जन करते हैं, और यह जो है अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। ठीक है, और श्लेष्मा जो है अमाशय के आंतरिक अस्तर के अम्ल से रक्षा करता है। जो श्लेष्मा जो होता है, झिल्ली बनी रहती है, श्लेष्मा झिल्ली बनाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा जो अम्ल जाता है, इसको बचाने का भी काम करता है हमारे, किसको? जो अंदर का जो हिस्सा है उसको श्लेष्मा बचाने का काम करता है, तो वो भी न जल जाए। ठीक, ये बहुत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड, इतना हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है। यही जो उत्सर्जित होता है, अगर इसको एक ड्रम में भर लिया जाए और आदमी को डाल दिया जाए, तो 1 घंटे 2 घंटे बाद रोड़े ना मिले, गल जाएगा, जैसे डिस्प्रिन टिक्की गलती है। ठीक है, हाँ ऐसे, लेकिन फिर भी हमारा शरीर नहीं गलता है। क्यों? श्लेष्मा जो अंदर पहुंचता है, श्लेष्मा जो है ये झिल्ली नुमा आकृति बना देता है, मतलब समझना, उसको जो है ये क्या करता है? बचाने का काम करता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, सारी चीजों को लिखते हुए चलना है बढ़िया से तुम लोग। ठीक है, आ जाओ श्वसन पे। श्वसन क्या है? पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। बस इतना ही लिखना है। ठीक है, फिर श्वसन 2 प्रकार से होता है। ठीक है, श्वसन 2 प्रकार का होता है, और ये जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? ये इंपॉर्टेंट रहेगा, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय यानी कि वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अवायवीय मतलब आ माने नहीं, वायु मतलब वायु, और वायु में क्या होती है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक, नंबर 1 बात। दूसरा क्या है? ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। ग्लूकोज का उपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ क्या है? ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, इसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, वहां क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा, यहाँ एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। फिर क्या है? यह कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य में होता है। यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, कौन? अवायवीय श्वसन। और फिर है कि वायवीय श्वसन जो है अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, या मानव में, जैसे मानव में, और अवायवीय में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैसे कि ईस्ट जानते हो? ईस्ट नहीं जानते हो? जो ब्रेड बनाने में प्रयोग किया जाता है, छोटे छोटे दाने जैसा होता है। हाँ, खमीर नाम नहीं सुना? हाँ, खमीर होता है, समीर ना कह देना। ठीक है, समीर ना है, खमीर होता है। ये शराब में भी प्रयोग होता है, शराब बनाने में। पाउडर जैसा होता है, जैसे कि सूजी होता है, वैसा ही होता है, दाने दाने। और मानव श्वसन तंत्र, ठीक, ये मानव श्वसन तंत्र है। नासाद्वार क्या? नासिका। उल्टा खाया लिखा करेगा, नासिका। ग्रसनी, कंठ, ये हिस्सा फिर यहीं से अलग हो जाता है। श्वास नली,
और वो आहार नली में। जब हम लोग चावल वावल खाते हैं तो बाई चांस कभी धोखा होता है तो फिर चावल नाक से आ जाता है। चावल नाक से आ जाता है। तो जिस समय हम लोग भोजन निगलते हैं तो उस समय श्वास नली बंद हो जाती है, ठीक, ताकि भोजन सही जगह पहुंच जाए, नहीं तो फेफड़े में पहुंच जाएगा फटाक से, ठीक। फिर श्वसनी, फिर श्वसनिका, उसके बाद फुफ्फुस, फेफड़े में पहुंच जाता है, फेफड़े से कोशिकाओं में पहुंचता है, ठीक है, कोशिका और कोशिकाओं से या रुधिर में पहुंचता है कौन, ऑक्सीजन, ठीक है। ये देखो ये देखो ये, वाह, ये श्वसनिकाएं हैं और ये कूपिका है। कूपिका यही तो फूलती है ऐसे ऐसे ऐसे। फेफड़े किसके स्वस्थ हैं? फेफड़े किसके स्वस्थ हैं चेक करो। सब लोग सांसें जब हम कहेंगे तब लेना, जब ऐसा करेंगे तब सांस रोक लेना, ठीक है। सांस ले लो सही से। नासिका द्वार से सांस को हम लोग लेते हैं, उसके बाद कहाँ आती है, ग्रसनी होते हुए श्वास नली में आती है, ठीक है। और श्वास नली से श्वसनिकाओं में प्रवेश, श्वसनी में प्रवेश करती है और श्वसनी के बाद में ये श्वसनिका में प्रवेश करती है। किसमें? श्वसनी के बाद में श्वसनिका में प्रवेश करती है और श्वसनिका के अंत में जो होता है वो क्या होता है, उसे कूपिका कहते हैं। और इसी कूपिका के माध्यम से या जो वायु है, यानी कि वायु मतलब ऑक्सीजन जो है, वो रक्त में हमारे मिल जाती है और रक्त में मिलने के बाद हमें यह क्या प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। तो जब हम लोग किसी कार्य को करते हैं तो ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, जिससे हमें थकान महसूस होती है। और हम लोग थकान महसूस होती है तो यानी कि क्या है कि हमें ज़्यादा उसकी कमजोरी तो महसूस होने लगती है, ज़्यादा श्वास की आवश्यकता यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो हम लोगों की सांसें तेज चलने लगती हैं। और कभी जब बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है। ऐसे में व्यक्ति क्या करता है, मतलब भाई नाक कितनी आवाज आएगी, है कि नहीं, उसको ज्यादा आवश्यकता है एनर्जी की। वाह, मजा आ गया, ठीक है। अंतः श्वसन, ठीक, कौन है भाई, मानव श्वसन क्रिया, अंतः श्वसन और उच्छ्वास। अंतः श्वसन वृक्षीय गुहा में फैलती है, पसलियों से संलग्न पेशियां सिकुड़ती हैं, वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है, गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भरती है, ठीक है। ये क्या है, अंतः श्वसन। उच्छ्वास माने वृक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाता है। बात समझ गए? ये हमने क्या किया, अंतः, ये अंतः श्वसन है और उच्छ्वास, ठीक। पसलियों की पेशियां शिथिल होती हैं, वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है, वायु में गुहा वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर जाते हैं। उच्छ्वास, ठीक है। उच्छ्वास मतलब सांस को बाहर फेंकना, अंतः अंदर लेना, ठीक है। बस अब इसके लक्षण ऐसे लिख लो। वृक्षीय गुहा फैलती है, देखो वृक्षीय गुहा जो है फैलती है, फैला हुआ। उसके बाद पसलियों से संलग्न पेशियां सिकुड़ती हैं, जो पसलियों से संलग्न जितनी भी पेशियां इनमें सिकुड़न हो जाती है, ऐसे, ठीक है। वक्ष ऊपर की ओर बाहर की ओर गति करता है, वक्ष का मतलब यह जो है स्थान होता है, ठीक है। तो जब भी सांस लेंगे ऊपर की ओर प्लस बाहर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर गति करता है। और उसके बाद गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भरती है। वायु दाब कम हुआ तो फेफड़ों में वायु भरी, जब फेफड़ों में वायु भरेगी तो फेफड़े फूल जाएंगे, ठीक, फेफड़े फूल जाएंगे। फिर उसके बाद वृक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आता है, जैसे हमने ऐसे किया, देखो अभी ऐसे वापस आया अपने मूल आकार में, पसलियों की पेशियां शिथिल हो जाती है। शिथिल होने का मतलब जैसी है वैसी रुक जाती है, वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है, गुहा में वायु दाब बढ़ जाता है और वायु दाब बढ़ जाता है। और भाई वायु दाब बढ़ेगा तभी तो बाहर, जैसे गुब्बारे में ज्यादा हवा भरो तो बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा, फटेगा, ठीक। तो वायु दाब बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर निकल जाती है तुरंत, ठीक। क्लियर हुआ? दिस प्रैक्टिकल है, यह प्रैक्टिकल है, इससे तुम आसानी से कर सकते हो, इसके लक्षण लिख सकते हो। अंतः श्वसन
सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना। अंतः श्वसन क्या है? तो वायु को अंदर लेना। उच्छ्वास फेफड़ों से वायु या गैस को बाहर निकालना। ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाता है अंतः श्वसन से आप क्या समझते हैं और उच्छ्वास क्या है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो स्थलीय जीव हैं वो श्वसन के दौरान जो है किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। जो जीव जल में रहते वे जल में विलय, जो जीव जल में रहते वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को लेते हैं और कहीं से लेते हैं? फेफड़े से। यहाँ उनका कटा रहता है कि नहीं? खींचा पानी पानी, गैस गैस अंदर और पानी पानी बाहर, फेफड़े से छन के निकल जाता है। ठीक है। कूपिका रक्त व ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान करती है। ये जो अभी बताया था कूपिका, और कूपिका जो है हमारे श्वास श्वसन तंत्र का अंतिम हिस्सा है। ठीक है, वहीं से जो है गैस क्या करती है? रक्त में मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त से वापस ले लेती है। ठीक है, हाँ, और ऑक्सीजन को मिला देती है। O2 वायु, O2 से समृद्ध कूपिका रक्तवाहिका में जाता है। O2 आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर HbO2 हीमोग्लोबिन ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, क्लियर है ना? यदि हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो फिर जो है ऑक्सीजन की मात्रा में भी कमी पूरी तरीके से नहीं पहुंचेगा। तो हीमोग्लोबिन कम होता है व्यक्ति का, तब उसको थकान ज्यादा लगती है क्योंकि ऑक्सीजन की पूर्ति शरीर में नहीं हो पाती है। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या करता है? ऊर्जा बनाता है। ठीक है ना? CO2 का उत्पादन ऊतकों में। CO2 जो है वो कहाँ उत्पादित होता है? ऊतकों में उत्पादित होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ठीक, धमनी द्वारा O2 को ऊतकों में पहुंचाते हैं। यानी कि क्या होता है कि ये O2 पहले पहुंचता है किसमें? धमनी द्वारा। ठीक है, फिर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है और उसके बाद क्या बनता है? जो है ऊतक में आने के बाद क्या बनता है? CO2 बनता है। CO2 बनता है, फिर CO2 जो है कूपिका ग्रहण करती है और कूपिका फिर श्वसनिकाओं से इसको बाहर फेंक देती है। क्या करती है? बाहर फेंक देती है। ठीक है ना? अब जो है अगला पोषण का जो प्रकार है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? संवहन। क्या कहते हैं? संवहन। ठीक है, संवहन मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। ठीक है, जो लगातार इनकी पूर्ति करता है उसे क्या कहेंगे? संवहन कहेंगे। ठीक है, चलो देखो संवहन क्या है। मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव हैं। तो कौन कौन से हैं? एक तो हृदय हो गया, रक्त नलिकाएं, धमनी व सिरा। रक्त नलिकाएं जो होती है ना, धमनी और सिरा, और वहन माध्यम रक्त व लसिका होती है। ठीक है, लसिका। ये जो है रक्त है। रक्त में क्या क्या है? रक्त दो तरीके से दो तत्वों से मिलकर बनता है। जैसे एक ठोस तत्व होगा और एक द्रवीय तत्व होगा। ठोस में कौन से? रुधिर कणिकाएं हैं। ठीक है, और रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेटलेट्स के रूप में रहेगा। ठीक है ना? कणिकाएं। ठीक है, ये क्या करती है? लाल रक्त कणिकाओं का काम क्या है? O2 और CO2 का वहन करता है कौन? हीमोग्लोबिन, और यह रक्त को लाल करता है। जो कणिकाएं उनको रंग प्रदान करता है लाल रंग। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या है? ये शरीर को रोग मुक्त करती है, बताया भी है, रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाती हैं। ठीक है, और प्लेटलेट्स ये क्या करती है? रक्त का जो है थक्का बनने में सहायता प्रदान करती है। अगर रक्त का थक्का ना जमे तो क्या होगा? हाथ कटेगा तो रक्त बहना बंद नहीं होगा। और किस विटामिन की कमी के कारण नहीं बनता है? विटामिन के। कौन से? विटामिन के। फिर द्रवीय जो होता है वो, उसे जो द्रवीय जो अवयव होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। या हल्के पीले रंग का होता है। क्या होता है? हल्के पीले रंग का होता है और इसमें 90% तक जल होता है। ठीक है, और साथ ही साथ जल होता है तथा शेष अवयव जैविक होते हैं। कैसे? जैविक, जिसमें क्या होगा? प्लाज्मा होगा, प्रोटीन होगा, एल्ब्यूमिन होगा, ग्लोब्यूलिन होगा। अजैविक में खनिज तत्व वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो रक्त की बात करेंगे तो रक्त का जो निर्माण होता है वो ठोस और द्रव अवयवों के मिलने से होता है, जिसमें ठोस में लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त होगा जिसे हम लोग प्लेटलेट्स कहेंगे, और साथ ही साथ प्लाज्मा होता है जो कि लगभग 90% जल होता है। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? तो पीला रंग। इसीलिए जब लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है, जब रोग हो जाता है
पीलिया, ठीक है। पीलिया रोग जब हो जाता है तो पीलिया रोग में क्या होता है, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं ये टूट जाती हैं। क्या होता है, लाल रक्त कणिकाएं टूट जाती है, यानी कि खत्म हो रही हैं। तो लाल रक्त कणिकाएं जब खत्म हो जाती हैं तो फिर जो है पदार्थ क्या बचता है, वही पीले रंग का, तो इसीलिए वो पीला हो जाता है, आदमी पीला पीला दिखाई देने लगता है, बढ़िया से एकदम, है ना, एकदम लल्लटाप, लल्लटाप दिखाई देता है और लीलो लीलो है लीलो 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 हो जाते हैं। और धमनी एवं सिरा, ये आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। धमनी रक्त वाहिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है, धमनी और सिरा। धमनियों का कार्य क्या होता है और सिराओं का कार्य क्या होता है। तो धमनियां क्या करता है, ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। धमनी क्या करती है, ये धमकी देती है, जाओ अंदर, धमकी देते हैं, यानी कि पूरे शरीर में जो है रक्त का प्रवाह बढ़ाती है, रक्त को ले जाती है, ठीक है, और यानी कि ऑक्सीजन को भी ले जाने का काम करती है। सिराएं क्या करती है, सिराएं विभिन्न अंगों से अनाक्सीकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं, अपवाद फुफ्फुस सिरा, ठीक है। ये जो है उधर से सिरा, सिरा क्या होता है, लास्ट हिस्सा होता है, तो लास्ट हिस्से से जो लेकर आती हैं वो सिराएं कहलाती हैं। और धमनी जो धक्का लगा के जाती हैं, ऐसे याद रखो, ठीक। धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है और सिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है। तो देखो जो ऐसे देखो दिखाई दे रहे हैं, इंजेक्ट कर देते हैं हमारे सब, जाओ। वाल्व इनमें नहीं होते, इनमें वाल्व होते हैं, ठीक है। इनमें वाल्व नहीं जानते हो, जैसे कि प्रैक्टिकल ही दिखाएं, जैसे हम प्रैक्टिकल दिखाएं, जैसे मान लिया जाए इसको, जैसे मान लिया जाए इसको अंदर ऐसे लगा दिया जाए, ठीक है, बात समझते रहना, जो अंदर लगा लग नहीं रहा है, मान लेते हैं ऐसे ऐसे लगेगा, ठीक है, ऐसे लग गया। अब देखो इसमें जब कुछ भी ऐसे डालेंगे तो ये अंदर दब जाएगा, ये ऐसे अंदर दब जाएगा, और जब इसको कोई चीज अंदर से ऐसे बाहर आएगी तो क्या होगा, तो इसमें टकराएगी तो ये बंद हो जाएगा। तो इसी प्रकार की जो संरचना होती है उसी को क्या कहते हैं, वाल्व कहते हैं। बल्ब नहीं कहते, वाल्व कहते हैं। क्या कहेंगे, वाल्व कहेंगे, जो एक तरफ से खुलता है और दूसरी तरफ एक तरफ से बंद हो जाता है, ठीक है, यानी कि एक तरफ से खुलेगा दूसरी तरफ से बंद हो जाएगा। जैसे, हाँ, दैट्स द एग्जांपल। जैसे इसमें कुछ भी करो तो ये ऐसे बंद हो जाएगा, अब इसके अंदर कोई चीज जा नहीं सकती, और अगर ऐसा कही तो तुरंत खुल गया, यू वर्किंग वाल्व, ठीक, एक ही तरफ खुलेगा, दोनों तरफ नहीं खुलेगा, प्रैक्टिकल जो बढ़िया है, ठीक, क्लियर। जैसे यो है, वाल्व हो गया, कुछ भी ऊपर से नहीं जाएगा, अंदर से बाहर आ जाएगा, ठीक, अंदर से बाहर। तो अंदर सिरा में वाल्व होते हैं, तो क्यों होते हैं, क्योंकि जो धमनी वाला रक्त है वो इधर से उधर ना हो जाए, उधर से बाहर मिलावटी वाला बाहर निकला है तो बाहर फेंक दिया जाए, इसमें ना जाए, ठीक, तो इसीलिए होते हैं। ये सतही नहीं होती है, ऊतकों के नीचे पाई जाती हैं। ये सतही नहीं होती है, ऊतकों के नीचे पाई जाती हैं। ये सतह में नहीं होती, ऊतक के नीचे होती है, और ये सतही होती हैं, ठीक है, ऊपर ही होती है। क्लियर है, चलो। तो धमनी और सिरा में अंतर याद रखना, धमनी और सिरा में अंतर पूछा जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया मानव शरीर में। देखो मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण दर्शाने के लिए रेखा चित्र, जो हमारा जो शरीर में ब्लड का जो फ्लो होता है वो कैसे दर्शाया गया है, ठीक है। मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है, ऐसे फटाफट दबाता रहता है, तभी तो बाहर तेजी से प्रेशर जाता है, ठीक है। फिर क्या, अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशियां भित्ति मोटी होती हैं, ठीक है। अलिंद की अपेक्षा निलय की जो भित्तियां होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर भेजना होता है, इसको रुधिर भेजना होता है, ठीक है। यहां देखो ये हृदय है, इस तरीके से बना है, देखो आकृत, तीर वालों को नहीं दिखाते, मैं गलत बनाया जाता है भाई, बहुत गलत किताब में बनो बढ़िया, तीर वालों, हाँ, उसमें है क्वेश्चन बैंक में, बहुत बढ़िया, इसमें भी बढ़िया बना है।
वो प्रतीक्षा मेरी कॉपी में दे देना तीर वालों नहीं, जो आम तौर से बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं, ऐसे छेद कर दिया बेचारे में, जो पंचर हो जाएगा काम ही नहीं करेगा। गलत है ये सही है। कौन सा सही है? ये वाला सही है, हृदय, वो पंचर करके वाला नहीं। तो देखें कि निलय जो होता है वो नीचे का हिस्सा होता है, और नीचे की सिराएं देखो कैसी है, मोटी है। ये 4 कोष्ठकों में बटा होता है। कैसे? 4 कोष्ठकों में बटा होता है। पहले तो इसको ऐसे 2 हिस्सों में बांट देते हैं, ठीक है, दाया और बाया। तो दाया कौन सा, बाया कौन सा? दाया ये, बाया ऐसे ऐसे देखेंगे तो दाया ये, हम ऐसे देखा जाएगा ना, दाया ये बाया ये, ठीक है। तो दाया बाया हो गया, और फिर ऐसे बांट दो तो ऊपर नीचे हो गया, नीचे का निलय ऊपर का अलिंद। तो ये हो गया दाया अलिंद, ये हो गया बाया अलिंद, ये हो गया दाया निलय, और ये हो गया बाया निलय। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक, देखो इसमें लिखा भी चीजें हैं। ये विभाजिका, ये दिया है इन्होंने विभाजिका, जो इसको विभाजित करती, अलग अलग भागों में इसको बांट देती है। ठीक है, ये इधर अलिंद बना हुआ है। ठीक है, क्लियर है? आराम से इस चित्र को देख लेना है। ये है फुफ्फुस सिराएं, और ये रही फुफ्फुस धमनियां। ठीक है, ये रही फुफ्फुस धमनियां, ये रही शरीर के ऊपरी भाग की महाशिरा, ये महाशिरा, ये रही धमनी। ठीक है, क्लियर है? और वो सिराएं हो गई, एक ऊपर धमनी, फिर साइड में धमनी, ऊपर एक सिरा, फिर साइड में सिरा। ठीक, क्लियर? चलो, यहां देखो, हृदय में उपस्थित वाल्व रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करता है। हृदय में जो वाल्व लगा होता है वो जो रक्त होता है उसको गलत दिशा में जाने से रोकने का काम करता है, जो कि सिराओं में लगा होता है, धमनियों में नहीं। सिराओं में लगा होता है, धमनियों में नहीं होता है। ठीक है, लसिका, लसिका क्या है? एक तरल ऊतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका वहन में सहायता करती है। वहन का मतलब ले जाना, ठीक, वहन तंत्र। क्लियर है? एक पोषण हो गया, शोषण हो गया, वहन हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट होता है वो क्या होता है? उत्सर्जन। क्या होता है? उत्सर्जन, जो कि जीवन में सहायक है। पादपों में परिवहन, पादपों में परिवहन कैसे होता है? 2 ही प्रकार से, एक जाइलम द्वारा और एक फ्लोएम द्वारा। पता है ना, जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है? जाइलम किसका परिवहन करता है? जल का। ठीक है, और किधर से किधर? नीचे से ऊपर की ओर। और फ्लोएम क्या करता है? वो खनिज संसाधनों का करता है ना, खनिज और भोजन। तो खनिज संसाधन तो ये जमीन से ले लेता है, और भोजन ऊपर से लेता है। किसके माध्यम से बनता है? पत्तियों के द्वारा। पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल और सूर्य की उपस्थिति के कारण जब इसमें जल आता है, ठीक है ना, और प्रकाश संश्लेषण मिलता है, तो ये संपन्न होती है प्रक्रिया। कौन सी? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, और तब इनका बनता है भोजन। क्या बनता है? भोजन। जाइलम, कोई जलाइम ना बताइए। पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को पौधों के अन्य भाग तक वहन करता है या पहुंचाने का काम करता है। जड़ व मृदा के माध्यम मध्य आयन सांद्रण में अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है, तथा इसी के कारण एक जल स्तंभ निर्माण हो जाता है, जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। ठीक है भाई, नीचे से वो खींच रहा है, ठीक है ना, तो लगातार क्या होगा? ऊपर की ओर बढ़ता चला जाएगा। यही जल पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है। अब जो जल खींचा जाता है तो उसका क्या होता है? वाष्पीकरण। पत्तियों में गया, पत्तियों में सूरज की रोशनी पड़ी, जलवाष्प बनी, ठीक, जो रंध्रों से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। इस प्रक्रम द्वारा पौधों को निम्न रूप से सहायता मिलती है। कौन कौन सी सहायता मिलती है भाई? जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा विलय खनिज लवणों के ऊपर मुखी गति में सहायक। ऊपर मुखी गति यानी कि ऊपर की ओर गति करना। ठीक है, पौधों में ताप
नियमन में भी सहायक, पौधों में जो ताप नियंत्रण होता है उसमें भी यह सहायता प्रदान करता है। जब ताप ज्यादा होगा तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। ठीक है। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में कैसे? प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है, जो कि फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। ठीक है, फ्लोएम द्वारा होता है। फल यानी कि खनिज संसाधन और भोजन। ठीक, स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के शेष भागों में ऊपरमुखी तथा अधोमुखी, ऊपरमुखी माने ऊपर की ओर, अधोमुखी माने नीचे की ओर, जैसे कि अधमरो, हाँ नीचे, ठीक नीचे की ओर, दोनों दिशाओं में होता है। तो जो जल का स्थानांतरण होता है, जाइलम क्या होता है? एक दिशात्मक चलने वाला है। ठीक है, और फ्लोएम दिशात्मक है। ठीक है, द्विदिशात्मक, दोनों की ओर, ऊपर और नीचे दोनों की ओर। ठीक है, फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है, अतः सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में, ऊतक है उत्तम नहीं, ऊतक में एटीपी ऊर्जा से परासरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। ऊर्जा कौन सी होती है? एटीपी में परिवर्तन। क्लियर है? जब इसको पूरा हम लोग डिस्क्रिप्टिव पढ़े तो बात अलग है, डिस्क्रिप्टिव पढ़ने का समय है नहीं, किसी के पास नहीं, जल्दी हमको भी है, जल्दी तुमको भी है कि नहीं? और एग्जाम वालों तो बहुत ही जल्दी है भाई, आज फरवरी में करा ले, वो फरवरी में ना, चलो अगले साल पढ़ाएंगे बढ़िया से, तेजी से, मतलब बढ़िया आराम नोट बना के तो मोटर रजिस्टर। अब जो ना कि अगले साल तो गायब हो जाएंगे, मार खाने नहीं आएगी। अरे आना हो भाई, मारेंगे नहीं हम पीटते नहीं है। पीटते हैं? नहीं सर, नहीं ना? नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मानव में उत्सर्जन, ये हमारा क्या है? जैव प्रक्रम का हिस्सा है। कौन खत्म हो गया? कुछ नहीं, टाइम हो गया। हाउ मच? अभी पढ़ाइए। 1 घंटा 11 मिनट। कितना पढ़े? 24, 25, 27, 28? नहीं पढ़ना नहीं, ठीक है। चल, या वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, उत्सर्जन। ठीक है ना? एक कोश की जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसर्जित कर देता है। ठीक है, जल में विसर्जित करना है। मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये जो है मानव उत्सर्जन तंत्र है। ठीक है, मानव उत्सर्जन तंत्र। और यहाँ पर भी जो है कभी कभार ये कहता है कि मानव उत्सर्जन तंत्र से क्या तात्पर्य है, सचित्र वर्णन कीजिए। एक तो वर्णन करें और दूसरा साचित्र वर्णन करें, यानी कि चित्र भी बनाए। कभी कभार ये कहता है मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्रांकन, चित्र नामांकन कीजिए, चित्र नामांकन करें। तो वहां पर जो है तुमको लिखना नहीं होगा, सिर्फ चित्र बनाना और चित्र के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो चित्र नामांकन करेंगे तो ये देखो क्या है, बाईं वृक्क धमनी है। ठीक है, और एक जो है सिरा होती है। ये तो सभी जानते हैं कि धमनी और सिरा होती है। धमनी एक ब्लड को ले जाने का काम करती है, एक ले आने का काम करती है। ठीक, और वृक्क 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हो? किडनी बोलते हैं। एक दाया होता है और एक बाया वृक्क होता है। ठीक है, ये रही महाधमनी। ठीक है, महाधमनी वाले बढ़िया। अब ये हो गई महाशिरा। ठीक है ना? फिर उसके बाद क्या है, मूत्र वाहिनियां होती हैं, मार्ग जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्लियर? यहाँ एक जोड़ा वृक्क होता है जिसे किडनी कहते हैं। ठीक है, एक जोड़ा मूत्र वाहिनियां होती है जिन्हें यूरेटर बोलते हैं। ठीक है, यूरेटर, ध्यान रखेंगे। मूत्राशय जिसे ब्लैडर बोलते हैं। चलो इसको गलत हमने बोल दिया था, सॉरी। यूरेथ्रा यहाँ रहता है। एक मूत्र मार्ग जिसे यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक है ना? क्लियर? वृक्क माने किडनी। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। ठीक है, मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य यानी कि हानिकारक पदार्थों को छानकर बाहर निकालना। जो भी रुधिर में हानिकारक पदार्थ हैं उनको बाहर निकाल देना होता है। वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई जो है नेफ्रॉन कहलाती है। ये ध्यान रखेंगे, वृक्क की जो है कार्यात्मक इकाई क्या है, वो नेफ्रॉन कहलाती है। नेफ्रॉन याद रखना, वृक्काणु नहीं याद रखना। ठीक है, ठीक है।